हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम परसेंटेज का 2 चैप्टर आपको करा दिए थे और आज हमारा परसेंटेज का तीसरा चैप्टर, यानी समझिए तीसरा पार्ट है परसेंटेज का। और 2 पार्ट में हम आपको बेसिक बताए थे और थोड़ा था 2 केस बता दिए थे। आज तीसरा केस बताएंगे। और 2 केस तो क्या थे, थोड़ा हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए, 2 केस हम ये बताए थे। पहला केस तो आपको ये बताए थे कि हम आपको ये बताए थे कि यदि किसी चीज़ का, यदि किसी संख्या का, मान लीजिए यदि किसी संख्या की वैल्यू कुछ परसेंट x% मान लीजिए बढ़ा दी गई दूसरी संख्या से। यदि मान लीजिए कोई संख्या a है जिसकी वैल्यू x% बढ़ा दी गई संख्या b से, तो उसमें आपसे पूछा था कि संख्या b जो है उसकी कितने प्रतिशत वैल्यू कम है संख्या ए से। यानी ए की बढ़ाई गई है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं बी की ए से कम होगी। वही पूछा गया था कि बी की कितने परसेंट कम है। और इसी में दूसरा केस आपसे ये बना था कि कोई संख्या पहले दी गई है, यदि कोई संख्या x% कम है, यानी उसमें पहले बोला गया था कि ज़्यादा है x%, और इसमें x% कम है। कोई संख्या, पहली संख्या बड़ी है, x% कम है दूसरी संख्या से, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इस टाइप का हम 2 टाइप आपको बताए थे। और पार्ट बी में हम आपको थोड़ा और बेसिक बताए थे, क्योंकि पार्ट ए वीडियो बनने के बाद हम खुद ही पार्ट ए वीडियो एक बार देखें तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पार्ट ए में जितने चीज़ें हम बताए हैं उनसे आपका काम नहीं होगा शायद। इसलिए पार्ट बी में हमने और थोड़ा बेसिक आपको बताया, थोड़ा और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोई भी संख्या को। और ये सब बहुत आगे यूज होने वाली है। परसेंटेज तो छोड़िए, किसी और में भी होगा। अब प्रॉफिट लॉस लेंगे। प्रॉफिट लॉस के बाद SICI बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SICI में भी उसका फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज वहाँ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको पार्ट 2 बता दिए। और इतना बताने के बाद अब हमें यह लगने लगा कि आप समझ गए होंगे बेसिक क्या होता है उसका, परसेंटेज का। और आज हम पार्ट 3 करेंगे। और पार्ट 3 में इसमें भी कुछ और केस हैं, वो भी आपको सॉल्व कर लेंगे। हालांकि जो केस आज हम कराने वाले हैं, केस 3 आज हम कराने वाले हैं, और इसमें भी वही उसी टाइप के हैं। बोला है यदि किसी आर्टिकल का प्राइस P% बढ़ जाता है तो अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। देखिए, हमारे पास जो जिस बुक से पढ़ाते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, उससे हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं और जो तरीका है वो तो हम अपना ही लगाते हैं। तो उसमें ये सब इंग्लिश में लिखा गया था। जो केस हम आपको बता रहे हैं ये सब इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन हमें यह लगा कि शायद हिंदी वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हम हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए हम इंग्लिश में बोल भी देंगे, हिंदी में, दोनों में बोल देंगे। अब हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है जो देखने वाली, उससे हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने हिंदी में लिख दिया है। इसमें कुछ नहीं, बाकी आप देखिए, क्योंकि बोला है यदि किसी आर्टिकल का प्राइस P% बढ़ जाता है तो अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े।
इसको आसान भाषा में आप समझें तो इस तरह से समझें कि आपको आपके घर वालों ने 100 रुपये दिया और 100 रुपये में आपसे बोला गया कि आपको 1 महीने के लिए, आपको 1 महीने 100 रुपये में काम चलाना है। लेकिन आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि इस महीने जिस चीज़ पे हम 100 रुपये एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंड या खर्चा करने वाले थे, जिस भी चीज़ पे आप समझिए आप समोसे खाते होंगे तो समोसे पे आप खर्च करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। और लॉकडाउन के बाद आपको जैसे ही दुकानें खुली और आप पहुँचे तो आपको पता चला कि जो समोसे पहले 5 रुपये के मिलते थे वो अब 7 रुपये के मिल रहे हैं और आपको पैसे घर से 100 रुपये ही दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। तो उस स्थिति में आप अपने अंदर यह जुगाड़ लगाएंगे कि कहीं ना कहीं जो पहले हम 2 समोसे डेली खाया करते थे, वो समोसे कहीं ना कहीं हमें 1 समोसे या 1.5 समोसे खाना पड़ेगा डेली। और यदि हम 2 समोसे डेली पिछले महीने की तरह ही खाएंगे तो कहीं ना कहीं पैसा हमें 1 महीने या जितने समय के लिए दिया गया है वो पूरा नहीं होगा, यानी पैसे की कमी होने वाली है। कमी क्यों होगी? क्योंकि प्रति समोसा 2 रुपये महंगा हो गया है, यानी 2 रुपये प्रति समोसा आपका ज़्यादा लग रहा है पैसा। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है, आप रियल लाइफ से रिलेट करें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको बता दिए कोई आर्टिकल दिया है, हम आपको समोसे से एग्जाम्पल से समझा दिए कि उसका P% बढ़ गया है। P% की जगह पे आप समझिए 2 रुपये बढ़ गया है। तो आपको अपने अंदर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अपने आप से जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हमें 2 की जगह 1.5 या 1 समोसे पर डे खाना पड़ेगा, तभी हमें 100 रुपये में पूरा काम होगा जितने दिन के लिए दिया गया है। तो एक केस आपसे बनता है और इसी के विपरीत एक और केस बनेगा, अभी हम उसको लिखवाएंगे। हालांकि चलिए हम उसको जब लिखवाएंगे तो वो वाला केस आपको बताएंगे। ये पहला केस देख लीजिए। तो पहला केस आपसे यही था, तो इसको निकालेंगे कैसे देख लीजिए। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक फार्मूला है इसको याद रख लें। हम आपको फार्मूला तो लिखवाते नहीं हैं कोई फार्मूला, लेकिन यदि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला आ गया तो उस स्थिति में आपका घाटा ना हो, क्योंकि आपने फार्मूला यदि हम आपको फार्मूला नहीं लिखवाएंगे और आप फार्मूला से फेमिलियर नहीं रहेंगे, उससे परिचित नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत होगी। शायद एग्ज़ाम में फार्मूला ही पूछ दे तो आपको दिक्कत होगी, इस वजह से फार्मूला ज़रूर लिख लें। और जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फार्मूला का यूज करके भी बताएंगे, उससे भी सेम आंसर आएगा। और जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसे शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो देख लीजिए क्या है इसका शॉर्टकट फार्मूला है, कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो इसका फार्मूला लगाइएगा P, जो P% दिया गया है, देखिए फार्मूला क्या है, जो P% आपकी वैल्यू बढ़ा और 100 + P आप नीचे कर देंगे। और यदि आपको प्रतिशत में चाहिए तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका प्रतिशत आ गया। तो फार्मूला आपका यही है, जैसे अभी हम पिछला केस किए थे शायद उसी से सिमिलर दिख रहा है। अब देखिए फार्मूला बना कैसे, अभी हम आपको ट्रिक याद करने का ट्रिक बता देते हैं। P% आप देखिए कहीं ना कहीं जो P% वैल्यू हमको बढ़ी है, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत बढ़ेगी, 5, 10, 15 भी कुछ भी हो सकता है P की जगह। तो उसको हम P ऊपर रख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 100 + P और मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी से 100 का, और हमें प्रतिशत में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस किए, माइनस क्यों नहीं किए आप समझिए, क्योंकि हमसे बोला गया है कि बाद में अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। तो हमें इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं जो P की वैल्यू आ जाएगी, P% की वैल्यू जो है उससे हमें कम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पहले बोला गया है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए।
तो हमारा जो ए नोमिनेटर यानी अंश हो गया और ए वाला चीज़ हमारा हर हो गया, जिससे डिनोमिनेटर बोला जा रहा है। तो हमको डिनोमिनेटर में 100 जोड़ना है, और जब हम किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ देंगे, जैसे पहले 1/2 था, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0.5 आएगा, समझ रहे हैं। और जब इसके डिनोमिनेटर में आप कुछ ना कुछ जोड़ देंगे, जैसे 1 हम जोड़ दिए तो ये 1/3 आ गया। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 0.33 आएगा, यानी 0.5 से कम आया 0.3, तो हमारा कम आ गया। मतलब ये जो पहले p% की वैल्यू हमारी 0.5 थी, वो अब हमारी 0.3 आ गई, यानी कहीं ना कहीं p% से कम वैल्यू आई। और यही p% इतने प्रतिशत हमको कम करना पड़ेगा अपना खर्चा, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी से हम आपको बता दिए कि आपका जो हर है उसे बढ़ाया जा रहा है, और हर बढ़ाने से जो अपनी वैल्यू आएगी यहाँ से प्रतिशत के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं p से कम आएगी। और यदि इसी पे हमको पहले ये बोल देता है, चलिए उसको केस 2 में आ जाएगा, उसे हम केस 2 में आपको बताएंगे। बाकी आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमें प्रतिशत चेंज चाहिए, कितने प्रतिशत कम किया जाए, वो कहीं ना कहीं हमें p से कम चाहिए। और p से कम चाहने के लिए, p से कम प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है, जिसे हर बोला जा रहा है, हर में हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ा। तो हम 100 जोड़ दिए, और 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसे परसेंटेज के फॉर्म में प्राप्त कर लिए। अब देखिए इसी में ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड के लिए तो p% बोल के हम तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही है कि यदि राम को 10%, यदि राम को, देखिए सिर्फ यदि राम की सैलरी यदि राम की सैलरी 10% बढ़ा दी जाती है तो उसे अपनी खपत, सैलरी मत देखिए इसमें जम नहीं रहा है, सैलरी में नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं। यदि राम की मंथली कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जम नहीं रहा है, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिए। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल अच्छा याद में आया, वो एग्जाम्पल देख देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि यदि प्राइस ऑफ यदि चीनी की प्राइस 25% बढ़ जाती है, यदि चीनी की प्राइस 25% बढ़ जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि, यदि चीनी की प्राइस 25% बढ़ जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, यानी जो खर्च है पहले से न बढ़े। तो इसका हम आपको फार्मूला के थ्रू बताते हैं, और एक ट्रेडिशनल मेथड जिसे शॉर्टकट बोला जाता है, उसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही बताएंगे। तो इसको फार्मूला पे रख देते हैं। देखिए p के जगह हमको 25 दिया है तो हम 25 रख देंगे, 25% दिया है तो p के जगह 25, और नीचे दिया है 100 + 25,
और इसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में 25 आ गया और नीचे में 125 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो 25 पंचे 125 और ये 20 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा 20% इसे सॉल्व करने पे आ रहा है। तो 20% हमको खपत कम कर देंगे। यदि हम 20% खपत कम कर देंगे चीनी का, 25% मूल्य यदि बढ़ गया है चीनी का, तो हम उसे 20% खपत में कमी ला देंगे, तो हमारा खर्चा कहीं ना कहीं सेम रहेगा, यानी खर्चा हमारी नहीं बढ़ेगा। अब इसको हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इधर नज़र जमाए रखिए। शॉर्टकट मेथड कैसा होता है, देखिए इसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है और इसको देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले 25% पे हम फोकस करेंगे। 25% है तो 25% को हम लिख सकते हैं, आपको हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बताए थे। आप पार्ट 2 जरूर देखिए। पार्ट 2 में हम आपको बताए थे कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आएंगे और यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे। तो पार्ट 2 आप जरूर देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद ही पार्ट 3 पे फोकस करें तो आपको 100% समझ में आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 1/4 आएगा। जब 1/4 आया और देखिए बोल रहा है कि 25% बढ़ जाता है, तो बढ़ गया तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ जाएगा। तो जो 4 में 1 जुड़ेगा और जो हमारा हर है उतना ही रहेगा, यानी कहीं ना कहीं 5/4 आएगा। और जब ये 5/4 आ गया, 5/4 आ गया और इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए हम सॉल्व करेंगे और हमसे यहाँ पे बोला क्या गया है कि खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो कम किया जाए हमसे बोला जा रहा है, तो कम हम कैसे कर सकते हैं। जब हमें कम कैसे कर सकते हैं, यानी हमको वैल्यू जो लाना है वो 25% से कम ही लाना है, 25% से अधिक नहीं लाना है। तो जो हमारा जिससे हम डिवाइड करेंगे वो कहीं ना कहीं हर हमारा बड़ा रहेगा, और यदि हर बड़ा रहेगा तभी हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं 25% से कम आएगी। तो ये 4 और 5 में से आप बड़े वाले को ले लें तो बड़ा वाला अपना 5 आ जाएगा और बड़ा वाला 5 आ गया, बड़ा वाला 5 आ गया आपका। और ऊपर में दिया है कितना, ऊपर में दिया है 4, 25 चौका 100। हाँ सही है, देखिए हम सही चल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाले को हम नीचे ले लेंगे और जो बड़ा वाले से हम छोटा वाले को घटा देंगे, यानी 5 में से 4 को घटा देंगे और हम प्रतिशत में हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 गुणा 100 आ जाएगा और इसे सॉल्व करने पे हमारा 20 आ जाएगा और एक 20 किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। प्रतिशत में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे और जब हमें फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना होता है तो हमें कहीं ना कहीं 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और यदि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये आपको हम प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट 2 में जिसे बोला था वहाँ पे बताए थे। तो हमारा इस टाइप का हो जाएगा। ये 20% की हमें कमी करना पड़ेगा। हम फार्मूला से भी वही आंसर आया और जिसे शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, ट्रेडिशनल मेथड, उससे भी यही आया। तो देख लें आप सबसे पहले क्या करेंगे। आप सबसे पहले 25% को सॉल्व करें। 25% को आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/4 आएगा और 1/4 में से हम जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए 1 जोड़े कैसे, इसको और अच्छा आपको हम बता देते हैं। देखिए 1/4 आ गया, फिर हमें बोला जा रहा है कि बढ़ गया है 20% या 25% बढ़ गया है। तो 25% को हम सॉल्व किए तो 1/4 आ गया और इसमें जब हम 1 से जोड़ देंगे, यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब हम 100 से जोड़ रहे हैं। जब यहाँ से हम करते हैं तो 100 से जोड़ते हैं, 100 + 25/100 और जब इसको जोड़ते तो 125 बटे 1 + 100, 1 + 1 करते हैं और 125/100 आता है और इसको हल करते तो 5/4 आता। तो इसको करने से पहले हम इसे तोड़ दिए हैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फिर 1 से जोड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 5/4 आया। तो 5/4 में हमको वैल्यू कितने प्रतिशत कम करने के लिए बोला गया है। तो यदि हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो हमारा वैल्यू कहीं ना कहीं
बड़ा आ जाता है, 25 से बड़ी आ जाता है। और इसलिए हम बड़ी वाली संख्या को नीचे रखे हैं। जितनी बड़ी संख्या को आप हर में रखेंगे यानी उससे डिवाइड करेंगे उतनी आपकी वैल्यू छोटी आएगी। और पहले वाले से हम दूसरे वाले को माइनस कर दिए क्योंकि हमको कमी लाना था, और हम 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, हमें परसेंटेज में चाहिए तो यही था। इसी पे एक और केस बनता है, उसको देख लेते हैं क्या केस बनता है। और वो भी इसी तरह है, उसमें थोड़ा अलग केस हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला जाएगा आपका केस बी हो जाएगा, बाकी सब रहेगा यही। देखिए क्या चेंज हो जाएगा, ये बी केस है। यदि किसी आर्टिकल का प्राइस P% घट जाता है, यहाँ पे देखिए पहला केस था बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाता है। घट जाता है तो अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे। देखिए पहले कमी था तो अब यहाँ पे क्या होगा बढ़ा दिए, कितने प्रतिशत बढ़ा दे, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च आपका समान रहे, खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमको P% घट जाए बोला है, और हमको बाद में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, यानी जो खर्च है, खपत है आपकी, खर्च समान रहे, यानी आपकी जो खपत है जिसे कंजम्पशन बोला जाता है इंग्लिश में, वो कितने प्रतिशत बढ़ा दे। और जब किसी भी चीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो हर है वो छोटा करना पड़ेगा, और हर छोटा करने की वजह से जो हमारा प्लस का यहाँ साइन था वहाँ माइनस हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा तो आप देखिए आपका ये वाला एग्जाम्पल भी यही रहेगा, इससे हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें बोला है कि यदि चीनी की प्राइस 25% घट जाती है, पहले बढ़ी थी उस एग्जाम्पल में, और यहाँ पे क्या हो जाएगी घट जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे दिया जाए होगा बढ़ा दिया जाए कि खर्च समान रहे, ताकि खर्च समान रहे। फार्मूला से देख लेते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले जो दिया है अपना एग्जाम्पल 25% फोकस करेंगे तो P की जगह 25 रख देंगे, और नीचे 100 दिया है और -25 इस फार्मूला के हिसाब से, और यहाँ पे 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 25/75 आएगा, 25/75 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25×3 = 75 आएगा, 100/3 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100/3 आएगा, और 100/3 को आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 33.33% आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि चीनी की प्राइस 25% घट जाती है तो हमको अपना खपत यानी कंजम्पशन, जिसे हम बोलते हैं दुकान से किलो में ला रहे हैं वही कंजम्पशन है। यानी जो पहले 1 किलो आता था वहाँ कहीं ना कहीं 1.5 किलो, 2 किलो, सवा 1 किलो लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है और पैसा हमको उतना ही देना है जितना पहले देते थे। तो हमको 33.33% बढ़ा देना है अपना कंजम्पशन, जिसे खपत बोलते हैं। और जब बढ़ा देंगे तो हमको पैसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो प्राइस है 25% घट गया है पहले से। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से सीख लेते हैं कैसे होता है शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले फोकस करेंगे 25% पे, तो 25% को हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 25/100 लिखेंगे, और 25/100 को 1/4 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे घट जाता है बोला है, तो घट जाता है तो हम घटा देंगे 1 से इसको, और पिछले क्वेश्चन में यहाँ बढ़ जाता था बोला था, इसलिए हम 1 प्लस कर दिए थे। यानी जो आपका हर था उसको अंश में जोड़ दिए थे, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यानी हर वाले में से अंश को घटा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 आ गया ये, और हमको इसमें पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। देखिए हमको बोला है बढ़ा दिया जाए, तो हम हर में यदि किसी संख्या को, यदि हर में हम छोटी संख्या लेंगे, 3 और 4 में से आप चॉइस करिए। यदि हम छोटी संख्या लेते हैं हर में से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 25% से ज़्यादा आएगी। और हमसे पूछा भी है कि कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी बढ़ा के पूछा है। और यदि हम 4 यहाँ पे लेते हैं तो हमको
कहीं ना कहीं वो कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ये पूछता, तो हमको बढ़ा के पूछा गया है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे और इसमें कितने 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100, यानी हमारा कहीं ना कहीं 33 से ही 1/3% आ जाएगा। देखिए ये भी आंसर आया और वहाँ भी यही आंसर आया था। और यहाँ पे आप फोकस करें छोटी लेना है या बड़ी लेना है कैसे। यदि हमको बढ़ा के पूछा जाए कि कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, तो हमको कोई भी संख्या यदि बढ़ा के चाहिए तो कहीं ना कहीं उसका हर छोटा होना चाहिए, उसमें हर छोटा रहेगा, यानी छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बड़ा आएगा। और यदि कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ये पूछता है, तो कहीं ना कहीं हम बड़ी वाली संख्या को हर में लेते हैं, और यदि बड़ी संख्या को हर में लेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं छोटा आएगा। यही 2 केस थे, आप समझ गए होंगे। और देख लेते हैं और केस क्या बनते हैं। देखिए आपको 3 केस पढ़ा दिए हम, एक बार और रिवाइज आप कर लें। हम कौन सा केस बता दिए। पहला केस यही था कि यदि कोई संख्या x% बढ़ जाती है, यानी पहली संख्या x% बढ़ जाती है दूसरी संख्या से, तो उसमें आपसे पूछता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम हो गई। और उसी में आपका केस ये भी था कि यदि पहली संख्या x% कम है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन था। और आपका दूसरा केस था x% ऑफ y, y% ऑफ z, इस टाइप का था। तो x और y या x z में रिलेशन पूछा था, वो वाला केस हो गया था। और आपका तीसरा केस है जिसमें अभी खर्च वाला हो गया कि यदि किसी आइटम का मूल्य x% या 10% या p% बढ़ जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आपका जो खर्चा है वो समान रहे। और इसी में आपका और था, ये तो केस 1 हो गया तीसरा का, और केस बी था इसी में तीसरे में कि यदि किसी का प्राइस p% या x% घट गया तो उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि जो हमारा खर्च है वो समान रहे, यानी जो आपकी बैलेंस शीट है जिसे आपका जितना पैसा मिलता है वो समान रहे। और ऑब्वियसली आप जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी दिमाग लगा सकता है कि आप मार्केट में जा रहे हैं कुछ चीज़ लेने, चीनी लेने या समोसे लेने, पहले उसकी प्राइस एक समोसे का 5 रुपये था और आपको 100 रुपये मिलते थे, तो कहीं ना कहीं आपको 5 रुपये का एक समोसे मिलता था, तो कहीं आप 20 समोसे खाएंगे। और लॉकडाउन के बाद आपको पता चला कि आपके समोसे की मूल्य 2 रुपये प्रति समोसे बढ़ गया है, यानी प्रत्येक समोसे का मूल्य 7 रुपया हो गया है और आपको पैसा 100 रुपये ही खर्च करना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो समोसे की क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी, और कितनी कम करनी पड़ेगी ये प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन था। 3 केस हो गया और आपको चौथा केस आता है, और एक केस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक केस केवल ये जो हम चौथा केस कराने वाले हैं, यह केस केवल परसेंटेज में नहीं, आपका जो मेंसुरेशन होता है वहाँ भी काम करेगा ये केस। और यदि कोई चीज़ लगातार किसी चीज़ पे घटना घट रही है वहाँ भी ये काम करेगा। तो चौथा केस को आप लोग बहुत ही दमदार तरीके से समझिएगा और पूरा फोकस रखिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे चौथा केस क्या है। चौथा केस यह है कि यदि किसी आइटम पे दो समान नहीं, सही नहीं रहेगा, दो समान। यदि किसी आइटम पे दो क्रमागत घटना घटे तो नेट प्रतिशत चेंज, या इसे हिंदी में परिवर्तन बोलते हैं, क्या होगा।
ये आपका केस चौथा हो जाएगा। और एक केस बहुत ज़रूरी है, और एक केस दो टाइप से इसको सॉल्व किया जाएगा। एक आपका बेसिक मेथड जिसे हम बताए थे, और दूसरा मेथड है आपका जिसे शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। तो देख लेते हैं पहला केस क्या है, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल इसका सबसे अच्छा है आपका चीनी वाला ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे चीनी के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी के 2 मिनट चलिए आगे देख लेते हैं क्या है चाहा था। चीनी के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी हुई, फिर 10% की कमी हुई यहाँ पे है, कमी हुई यानी घट गई। तो नेट प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। नेट प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इसी पे बेस है क्वेश्चन। देखिए, तो इसका एक बेसिक मेथड है वो भी आपको बता देते हैं, और एक ट्रिक वाला है उसको भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक वाला देख लीजिए। बेसिक नज़र देखिए, यहाँ पे जमाए रखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट प्राइज ऑफ शुगर, यानी चीनी को शुगर बोल रहे हैं। लेट प्राइज ऑफ शुगर इज 100, ये 100 रुपये में है, आप समझें। तो यदि रुपये में आपका प्राइज है तो बोला गया है पहले 10% की बढ़ोतरी होगी। तो 100 का पहले 10% हम निकाल देंगे। 100 का 10% आप जब निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, आप सबको मालूम है। यानी 10 रुपया कहीं ना कहीं चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। तो चीनी अब हमारी 100 के जगह 110 पे मिलेगी, और फिर उसी 110 पे हम अब 10% की कमी बोल रहा है। तो 10% की कमी यानी 90/100 हम डायरेक्ट कर देते हैं। जो 90/100 करेंगे तो 11×9=99, यानी अब हमारा मूल्य 99 रुपया हो गया। पहले कितना था, 100 रुपया। तो कहीं ना कहीं हमें 1 रुपया की क्या हो गई, 1 रुपये के हमें 1 रुपया की कहीं ना कहीं हमको कमी आ गई। 1 रुपया की क्या आ गई, कमी। 1 रुपया को आप परसेंटेज में चाहेंगे तो 100 माइनस 99 यहाँ पे आप करेंगे। देखिए 1 कैसे आता है, 100 माइनस 99 आप करेंगे, बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। और 1 किस में आ जाएगा, प्रतिशत में, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे। तो हमको 1% की कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पहले 100 था उसका प्राइस, अब 99 आ गया, कहीं ना कहीं हमको 1% की कमी आ गई। अब देख लेते हैं शॉर्टकट में इसको कैसे गए थे। अब अभी हम जो कराए थे अपना बेसिक मेथड था, इसे एकदम 0 लेवल से बेसिक बोला जाता था, वो है। अब शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे होता है। आप सभी सुने होंगे कि एक किसी भी वस्तु पे जब 2 क्रमागत छूट या क्रमागत वृद्धि दिया जाए तो उस समय हम AB फार्मूला यूज करते हैं। और वो AB फार्मूला क्या होता है आप समझ लें। AB फार्मूला में होता है A + B + AB/100, और ये सब किस में होता है, प्रतिशत में। प्रतिशत में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा A की वैल्यू है वो भी प्रतिशत में होगी, और जो B है वो भी प्रतिशत में होगी।
इसलिए हमें जो इसका चेंजेस कमी या वृद्धि आएगी वो कहीं ना कहीं प्रतिशत में आएगी। तो ए बी फार्मूला पे हम रख के देखते हैं कि हमारा 1% आंसर आता है या नहीं। तो देखिए इसमें बोला गया है चीनी के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी, फिर 10% की कमी। एक बात और इसमें ध्यान रखें कि जब भी आपको बढ़ोतरी या वृद्धि बोला जाए तो उस समय जो 10% है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है, यानी +10% लेनी है। और जब आपसे कमी बोला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं कमी, या कमी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में डिक्रीज बोला जाएगा, और वृद्धि को इंग्लिश में इंक्रीज बोला जाएगा। तो कहीं जब डिक्रीज बोला जाएगा या कमी बोला जाएगा प्राइस में, तो उसको माइनस लेना है, तो -10% हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए बी फार्मूला लगा देते हैं। ए बी फार्मूला हम यहाँ पे इसलिए लगा पा रहे हैं, आप समझिए ए बी फार्मूला इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि जो चीनी की कमी है, चीनी के जो मूल्य है उसमें लगातार 2 बार घटना हो रही है। पहले 10% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है, यानी हमको कहीं ना कहीं 2 घटना चीनी के मूल्य पे लगातार करना पड़ रहा है। इसलिए हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए ए बी फार्मूला हम लगाते हैं कैसे। यहाँ पे लिख देंगे A + B + AB अपॉन 100, और जो ये वैल्यू आएगी आपकी ये प्रतिशत में आएगी। अब एक के जगह हमको +10 रखना है, क्योंकि वृद्धि कहा गया है पहले, तो हमको +10 रखे हैं, फिर प्लस ये वाला प्लस आ गया आपका। B के जगह -10 हमको रखना है, तो -10 प्लस A के जगह हमको +10 रखना है, और जो B है वहाँ पे -10 रखना है, और इसको भाग दे देना है किससे, 100 से। देखिए क्या होगा, ये +10 और -10 कट जाएंगे, अब सबको पता होगा। और प्लस और माइनस का बीच में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है, तो माइनस में आ जाएगा, तो ऊपर 10 × 10 आ जाएगा, और नीचे 100 है ही, तो 2 जीरो से ऊपर के दोनों जीरो ख़त्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं -1 आ जाएगा। और ये -1 किस में आ जाएगा, हमारा प्रतिशत में। तो यही -1 आ गया। और माइनस हमें क्या दर्शा रहा है, माइनस हमें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं 1% की कमी हुई है। जो नेट चेंज हमारा आया, यानी नेट प्रतिशत कमी या वृद्धि हमसे पूछा गया है, तो हम -1 आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमको नेट चेंज में 1% की कमी आई है। माइनस से हम क्या बता देंगे, कमी बता देंगे। और यहीं यदि हमको प्लस आता तो हम कह देते हैं कि 1% की वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी हुई है हमारी कहीं ना कहीं। तो यही ये भी फार्मूला था, आप समझ लीजिए। इसी तरह ये भी फार्मूला लगता है, और हम आपको बता देते हैं ये भी फार्मूला की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। और एक केस समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए आपको वहाँ भी ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा जब हम मेंसुरेशन आपसे, अब जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहाँ भी ये फार्मूला आप सीखेंगे। मेंसुरेशन में बोला जाता है कि एक सर्कल की त्रिज्या पहले 10% बढ़ती है, फिर 5% बढ़ती है। नहीं इस टाइप का नहीं पूछेगा। देखिए इसमें 2 बार नहीं पूछेगा, एक ही बार आ जाएगा, और एक ही प्रतिशत दिया रहेगा। बोलेगा कि कोई सर्कल है उसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। हम क्या बोल रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। कोई सर्कल है, यदि उसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा, यानी उसकी एरिया कितने प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी, हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे आपको ये डाउट आएगा कि यहाँ पे तो कहीं बोला ही नहीं गया है कि उस पर जो घटना है वो 2 बार घट रही है। देखिए आप सर्कल का जब एरिया निकालते हैं तो सर्कल का एरिया आप कैसे निकालते हैं, πr²। आप इससे πr × r लिख सकते हैं। तो इस r और ये r यानी 10% 2 बार हमको निकालना पड़ेगा, एक बार इस r में और एक बार इस r में। तो कहीं ना कहीं 2 बार हमको r पे वर्क करना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए ये भी फार्मूला लगाते हैं तो कैसे होता है, एरिया कैसे निकलेगा हमारा। सबसे पहले 10% बढ़ता है, फिर हमारा A की जगह 10 रख देंगे और B की जगह 10 रख देंगे, फिर आपका A + B AB आ जाएगा, यानी 10 × 10, और नीचे आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा,
यानी 10 और 10 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 21 आ जाएगा, यानी 21% आ गया। इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा यदि जो सर्कल था यदि उसकी त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट बहुत जल्दी बता सकते हैं कि उसका जो एरिया है सर्कल का, यदि उसका हम 10% त्रिज्या बढ़ा दें सर्कल का, जिसे वृत्त बोला जा रहा है, तो हमारी जो क्षेत्रफल है वो कहीं ना कहीं 21% बढ़ जाएगा। ये भी फार्मूला का यही यूज बहुत ज़रूरी है। ये भी फार्मूला से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आपको परसेंटेज में इससे क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं मेंसुरेशन में आकर के इसकी भरपाई कर देता है मेंसुरेशन। और ये भी फार्मूला बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए। कुछ और केस हैं वो भी समझ लेते हैं। दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ और केस पे। 3 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, इस पे हम देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख ले। ये भी फार्मूला पे ही है। 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आप देख लें फट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है if a salary of a person increases 10% and decreases 10% नहीं 8% and decreases 8% respectively, then find the net percentage change in सैलरी। इसमें कहने का मतलब आपका ये है, हिंदी वाले ध्यान दें। बोला जा रहा है कि एक आदमी का इनकम है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की कमी की जाती है, डिक्रीजेस का मतलब, और रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत बोला जा रहा है, क्रमशः। तो फाइंड करो उसके नेट चेंज, यानी उसके सैलरी पे नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, जो सैलरी है पर्सन पे, उस पर 2 बार लगातार घटना घट रही है। पहली घटना हो रही है जब 10% आपका बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे, और जो आपकी दूसरी घटना है वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 8%। और जब 2 बार घटना घटे किसी वस्तु पे, तो आपको बताए हैं कि आप ये भी फार्मूला ठाएँ से ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1% भी इधर उधर न सोचें, डायरेक्ट ये भी फार्मूला झोंक दें। और ये भी फार्मूला होता क्या है? a + b + ab/100। और ये सब आता किस में है? प्रतिशत में आता है। तो a की जगह हम ले लेंगे +10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा इंक्रीज बोला गया है। और यहाँ पे ले लेंगे -8, और -8 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि डिक्रीज बोला जा रहा है। और अब हम आपको बताए थे कि आप प्लस लें जब इंक्रीज बोला जा रहा है प्रतिशत, और माइनस लें जब आपको डिक्रीज बोला जा रहा है। तो देखिए, a की जगह हम ले लिए +10 और b की जगह -8, फिर प्लस दिया है आपका a की जगह 10 और b की जगह -8, और नीचे आपका 100 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 10 में 8 गया 2 हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और 8/10 बच जाएगा यहाँ पे। और ये आपका 2 - 0.8 आ जाएगा, और 2 में से 0.8 यदि आप घटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1.2 मिलेगा। यानी 1.2 एक इसमें आ जाएगा, प्लस में आया है 1.2 प्लस में आ गया, इसलिए ये आया हमारा प्रतिशत में, इसलिए बढ़ोतरी है, इसलिए हम साइन इसका लगा देते हैं। इस साइन का मतलब आप समझ जाएं कि वृद्धि हुआ है, और यदि हम नीचे एरो लगाते हैं तो इस साइन का मतलब समझ जाएं कि डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे +1.2% आया है, तो कहीं ना कहीं
बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए हम ऊपर साइन लगा दिए। तो आप समझ जाएं कि उसके सैलरी में 1.2% वृद्धि हुई है। ये भी फार्मूला लग गया है। और इसी पे और क्वेश्चन है, शायद उसको भी हम करा देते हैं। देखिए क्या बोला है, सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे ही है, कोई अब दिक्कत है। अच्छा, डिक्रीज वाला 2 ठो है, देख लीजिए। डिक्रीज वाला आए हुए हैं, ज़रूरी है। इंक्रीज और डिक्रीज आपको बता दिए, और आपको एक डिक्रीज वाला क्वेश्चन आया है, वो आप देख लें, नहीं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा नहीं कराया गया, इस वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं। डिक्रीज वाला क्वेश्चन ये है, बोला है इफ़ अ पर्सन traveling in a train, if a person traveling in a train expenditure of a person 10% decrease and then 5% decrease respectively, then find the प्रतिशत change in train expenditure। यानी कहने का मतलब ये है उसका कि एक आदमी है जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और उसके खर्च का प्रतिशत पहले 10% घट जाता है, फिर 5% घट जाता है क्रमशः। तो आपको नेट प्रतिशत चेंज, उसका ट्रेन में जो खर्चा है उसका नेट प्रतिशत क्या हुआ, वो आपसे पूछा है। तो देखिए, जब 2 बार घटना घट रही है, 10% और 5% क्रमशः घट रही है घटना उसके खर्च पे ट्रेन में ट्रेवलिंग की वजह से, तो देख लेते हैं उसमें क्या नेट इफेक्ट आता है। तो a + b आ जाएगा, प्लस AB/100 आ जाएगा। देखिए, दोनों बार डिक्रीज बोला है, पहले 10% डिक्रीज हो रहा है, फिर आपका 5% डिक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों बार डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज के समय आपको हम बताए हैं कि जब डिक्रीज बोला जाए कि इतने प्रतिशत डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको माइनस लेना है, और यदि इंक्रीज बोला जाता तो हमको प्लस लेना होता। तो हम माइनस ले लेते हैं, तो -10 हो जाएगा पहले। फिर आपको दिया है b के जगह भी -5 ले लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे ले लेंगे -10 और -5, और आपका नीचे 100 है। -10 -5 -15 हो जाएगा। और देखिए, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में आपका 50 आ गया और नीचे में 100 हो गया। तो इसको आप काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -15 + 1/2 आ जाएगा, यानी -14.5 आ जाएगा। कहीं ना कहीं 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो आप -15 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं -14.5 आ जाएगा, और ये किस में आया, प्रतिशत में आया। तो आप समझिए, ये भी फार्मूला बहुत काम की ज़रूरत की चीज़ है। यानी एक बात हमको पता चला कि पहले वो 5% कमी हो रही थी उसके ट्रेवलिंग के खर्चे में, और फिर 5% की कमी हुई, पहले 10% की कमी हुई, फिर 5% की कमी हुई। तो हमसे नेट कमी या नेट वृद्धि पूछना चाह रहा था, और यहाँ पे माइनस आया। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसका खर्चा जो है वो डिक्रीज हुआ ट्रेवलिंग करते समय ट्रेन पे, और 14.5% का खर्चा डिक्रीज हुआ उसका। ये आपका राइट आंसर है। तो डिक्रीज पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम आपको करा दिए। और इसी के जगह यदि इंक्रीज पूछा होता तो हम प्लस कर देते हैं, फिर लास्ट में देख लेते हैं प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। और यदि प्लस आता तो बता देते हैं कि उनका बढ़ा हुआ है जो भी है, और यदि माइनस आता तो कहीं ना कहीं घटा हुआ है।
इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये भी फार्मूला बहुत काम की चीज़ है। जहाँ भी दो घटना किसी वस्तु पे घटे वहाँ डायरेक्ट आप ये भी फार्मूला ठोक दें, आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप टेंशन न लें। जहाँ भी घटना क्रमशः 2 बार घटे वहाँ आप ये भी फार्मूला ठोक दें। अब देखिए इसी में एक और चीज़ आ जाता है, आपके अंदर भी सवाल पैदा होगा और सवाल में शायद आज भी क्वेश्चन में सवाल आ भी जाए कि 3 बार लगातार यदि घटना घट गई तो उस समय हम क्या करेंगे। जैसे किसी वस्तु पे पहले 10% की घटना घटी और फिर 5% की घटना घटी और फिर 2% की घटना घटी, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगा कि इस स्थिति में हम ये भी फार्मूला कैसे लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इस स्थिति में आप ये भी फार्मूला कैसे लगाएंगे। तो इस स्थिति में ये भी फार्मूला लगाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे, आप पहले इन दोनों में ये भी फार्मूला लगा लें और इन दोनों का ये भी फार्मूला लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका आप इसमें लगाएं तो आपको ईजिली आ जाएगा, आप टेंशन न लें। देखिए कैसे आता है, जैसे हम 10 और 5 में ये भी फार्मूला लगा लेते हैं। ये 10% कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है किसी चीज़ पे, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो 10 + 5 + 10 × 5/100, तो 10 से 10 1/2 आ गया, इसका वैल्यू 1/2 आ गया और इसका 15 आ गया। 15 में आधा जोड़ेंगे तो 15.5 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों पे हम ये भी फार्मूला लगाएं तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 15.5% में आ गई। तो 15.5% 15.2 आएगा। देखिए 15.5 15.5% ये हमारी आ गई और फिर 2% है। और यहाँ पे मान लीजिए यदि घट रहा होगा, अब इन दोनों पे हम ये भी फार्मूला लगाते हैं। तो पहले जोड़ेंगे 15.5 और ये घट रहा है इसलिए माइनस ले लेंगे 2 + 15.5 इंटू -2 क्योंकि घट रहा है और नीचे 100 है आपका, तो यहाँ पे 13.5 आ जाएगा। और ये जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। और ये 15 दूना 30 31 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 31/100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे इधर 13.5 है और ये आपका 0.31 यानी 31 आ जाएगा। अब इसे यदि सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 13.5 जो है इसमें यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस करेंगे 0.31 से। इसको आप जब घटाएंगे तो 10 में 1 गया 9 हो जाएगा और ये आपका 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं 13 आ जाएगा। और ये माइनस में आया तो जिसका हम नेट निकालेंगे तो -13.19 आ गया और ये किस में आ जाएगा, हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमको 13.19 की घाटा होगी उस वस्तु पे जिस पे हम सॉल्व किए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि 3 कंडीशन लगातार दिया गया हो तो किसी 2 पे आप लगाइए, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो आप 3rd वाले पे लगाइए। ये भी फार्मूला आपको सही आंसर आएगा, आप टेंशन न लें। और आगे देखेंगे कौन सा केस है। आज के लिए इतना ही, पार्ट 3rd है अपना। और जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट पार्ट 3 पे आएंगे तो आपको समझने में मुश्किल होगा। और यदि आपको समझने में मुश्किल हुआ तो फिर दिक्कत होगा। चलिए और वीडियो में मिलेंगे। और जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं मुझे उम्मीद है कि वो सब्सक्राइब किए होंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।